Coming to the fourth part of this chapter, now let's study about the endomembrane system. सेल के अंदर ऑर्गेनल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, वैसे तो वो फंक्शन में और स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ को एक साथ कंसिडर किया जाता है एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि उनके फंक्शन कोऑर्डिनेट हुए रहते हैं, मतलब एक दूसरे से तालमेल के साथ ही पूरे तरीके से काम होता है। एक दूसरे का काम क्या होते हैं, तालमेल हुए रहते हैं। तो इस वजह से उनको क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिडर किया जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम का कोऑर्डिनेट नहीं हुआ रहता, दे वर्क इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इस वजह से उनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट नहीं है। अबव कंपोनेंट से दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और इसी वजह से उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब यूकैरियोटिक सेल पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की स्टडी की गई तो उससे पता चला कि कुछ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं उसके रेटिकुलम के, जो नेटवर्क में प्रेजेंट होता है। नेटवर्क या फिर रेटिकुलम होता है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हुआ रहता है, और इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। What is endoplasmic reticulum? Electron microscopic studies of eukaryotic cell reveal the presence of a network or reticulum of the tiny tubular structure scattered in the cytoplasm, that is called the endoplasmic reticulum. जब यूकैरियोटिक सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई तो पता चला कि उसके अंदर नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड हुआ रहता है। इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया गया है इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। एक तो हो जाता है ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द एक्स्ट्रा ल्यूमिनल दैट इज साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड किया है इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेस। द इंट्रासेल्युलर स्पेस को डिवाइड किया गया है इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। एंडोप्लाज्मिक ने डिवाइड किया है किसे, इंट्रासेल्युलर स्पेस को, सेल के स्पेस को। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कभी कभी देखा जाता है कि कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर राइबोसोम अटैच हुए रहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम की प्रेजेंस है तो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अगर राइबोसोम की एब्सेंस है, अगर absence of ribosome on the endoplasmic reticulum, then they appear smooth and are called smooth endoplasmic reticulum. SER के अंदर क्या होगा, राइबोसोम अटैच नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इस वजह से उनकी स्मूथ अपीयरेंस होती है। RER को फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किया गया है ऐसे सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व है और सिक्रीशन में एक्सटेंसिव और कॉन्टीन्यूस है आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में एक्टिवली इन्वॉल्व हुए रहते हैं। एक्सटेंसिव होते हैं वो, RER एक्सटेंसिव होती है और कॉन्टीन्यूस होती है न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट होती है लिपिड की सिंथेसिस के लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड की सिंथेसिस के लिए मेजर साइट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और प्रोटीन के लिए होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनिमल सेल के केस में लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SER। एनिमल सेल के अंदर लिपिड लाइक स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER। अगर हम एनिमल की बात करें तो जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, SER के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। तो कैमिलो गोल्जी 1898 में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये उनका नाम फिर बाद में गोल्जी बॉडीज़ पड़ गया था। इनका जो गोल्जी एपरेटस है नाम, वो एक्चुअली साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है।
इसके अंदर फ्लैट डिस्क शेप और सिस्टर्ने होते हैं जिनका लगभग डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। ये पैरेलली स्टैक हुए रहते हैं एक दूसरे से। वरीड नंबर सिस्टर्ने के प्रेजेंट होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। Varied number of cisternae are present in a Golgi complex। और जो सिस्टर्ने का नंबर होता है वो काफ़ी सारी वरी करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। गोल्जी सिस्टर्ने कॉन्सेंट्रिकली अरेंज हुए रहते हैं न्यूक्लियस के पास विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेज एंड द कॉन्केव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेज। गोल्जी सिस्टर्ने के क्या होते हैं, दो फेज होते हैं, एक होता है फॉर्मिंग फेज और एक होता है मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज को कॉन्वेक्स भी कहा गया है, सिस कॉन्वेक्स सिस, और मैच्योरिंग फेज को कहा गया है कॉन्केव ट्रांस फेज। सिस और ट्रांस फेज जो है ऑर्गेनेल्स के वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सिस और ट्रांस फेज जो ऑर्गेनेल्स के सिस और ट्रांस फेज जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं, पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड हुए रहते हैं। गोल्जी एपरेटस का प्रिंसिपली काम होता है पैकेजिंग, मटेरियल के पैकेजिंग में जो डिलीवर हो रहा है या तो सेल के अंदर, टारगेट सेल जो अंदर प्रेजेंट है, या फिर आउटसाइड द सेल। मटेरियल जो जिसकी पैकेजिंग करनी है वेसिकल्स की फॉर्म में फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग फेज। मटेरियल जिसकी पैकेजिंग करनी है वेसिकल्स की फॉर्म में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज़ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी सिस फेज से फ्यूज़ होता है। मटेरियल जिसकी पैकेजिंग करनी है इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल। देखो जो मटेरियल की पैकेजिंग करनी है वो तो वेसिकल्स की फॉर्म में होगी, ठीक है। फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल पैकेज होना है वो जाएगा कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो जाकर सिस फेज से गोल्जी एपरेटस के सिस फेज से जाके फ्यूज़ हो जाता है और फिर वहाँ से वो मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव कर जाता है एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज। इससे पता चलता है, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों गोल्जी एपरेटस क्लोज एसोसिएशन में रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in the cistern of Golgi apparatus before they are released from its transphase। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऊपर प्रेजेंट होता है राइबोसोम, तो राइबोसोम जो प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं अब उनमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी तो वो मॉडिफाइड जो प्रोटीन मॉडिफाई हो रहे हैं वो कहाँ चले जाते हैं, गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्नर के अंदर। ठीक है, जो जिसका वहाँ पर मॉडिफिकेशन होगा फिर ट्रांसफेज से बाहर निकल जाता है। गोल्जी एपरेटस एक इम्पॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए। गोल्जी एपरेटस क्या है, इम्पॉर्टेंट साइट है किसकी फॉर्मेशन के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन की और ग्लाइकोलिपिड्स की। फिर बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर है जो गोल्जी एपरेटस के These are membrane-bound vesicular structure formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। Golgi apparatus के अंदर पैकेजिंग होती है, उस पैकेजिंग की प्रोसेस के थ्रू वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनते हैं गोल्जी एपरेटस के अंदर। तो ये लाइसोसोम कहाँ से बनती है, गोल्जी एपरेटस के अंदर से बनती है। गोल्जी एपरेटस में पैकेजिंग होती है। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स को have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। लाइसोसोमल वेसिकल्स की बात करें आइसोलेटेड की तो उनके अंदर देखा जाता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हाइड्रोलेसिस होते हैं, और कैसे एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम में, हाइड्रोलेस, लाइपेज। हाइड्रोलेसिस के अंदर जैसे लाइपेज, प्रोटीएसिस, कार्बोहाइड्रेसिस ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एट दी एसिडिक पीएच। ये एंजाइम केपेबल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं। वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ रहता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट।
प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल अप टू 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं। प्लांट के अंदर टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करते हैं किसके ट्रांसपोर्टेशन में, काफ़ी सारे आयंस में और अदर मटेरियल जो जिनको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना होता है वैक्यूल के अंदर। ठीक है, ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वैक्यूल के अंदर ऑलरेडी आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप जो आउटर स्पेस है वैक्यूल से आउटर स्पेस, तो अगर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराना है फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड वैक्यूल, तो वैक्यूल के अंदर चूँकि हायर कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल की एज कम्पेयर टू द आउटसाइड साइड, तो ये काम अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो इस काम को फैसिलिटेट कराने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट कराती है नंबर ऑफ आयंस का ट्रांसपोर्ट, साथ साथ ऐसे मटेरियल का जो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना हो जिनको इनटू द वैक्यूल। इसी वजह से इसको ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सिग्निफिकेंटली है, देयर कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वैक्यूल के अंदर इनकी मिनरल की और अदर मटेरियल की, वो वैक्यूल के अंदर क्या होती है, सिग्निफिकेंटली हायर होती है इन द देन द साइटोप्लाज्म एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंपॉर्टेंट होता है एक्सक्रीशन के लिए। अमीबा एक्सक्रीशन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करता है काफ़ी सारे सेल में। जैसे प्रोटिस्ट की बात करें तो फूड वैक्यूल फूड को एंगल्फ करने के बाद बनता है, फूड पार्टिकल को एंगल्फ करने के बाद बनता है फूड वैक्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जिसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर आप इसको सेल के अंदर देखना चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप कहाँ है कैसा है, तो जब तक आप उसको स्टेन ना कर दे डाई से, तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। उसको देखने के लिए डाई करना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ेगा उसको। जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का पर सेल वो वेरिएबल करता है, डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिक एक्टिविटी किस तरीके की है। शेप और साइज़ के आधार पर भी वेरिएबिलिटी को ऑब्जर्व किया गया है। टाइपिकली ये सॉसेज शेप होता है या फिर सिलिंड्रिकल होता है, डायमीटर से 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, लेंथ होती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, जो ल्यूमेन को डिवाइड करता है इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को कहते हैं मैट्रिक्स और आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है ऑर्गेनेल्स के लिए। ऑर्गेनेल की जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होगी आउटर मेम्ब्रेन, वो क्या होगी, एज अ डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी या फिर लिमिटिंग बाउंड्री है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स करती है इनर फोल्डिंग, जो अंदर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर, तो ये क्या बना लेती है, फोल्डिंग्स बना लेती है अंदर की साइड। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टा, और इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, और दोनों मेम्ब्रेन का क्या होता है, अपना खुद का स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएट हुए रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएट। आउटर में भी और इनर में भी क्या प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन से एसोसिएट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है, यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये सेलुलर एनर्जी का प्रोडक्शन करती है एटीपी की फॉर्म में, और इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं, राइबोसोम होता है 70S टाइप, एंड ए कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और ऐसे कंपोनेंट भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कैसे करता है, फिशन के थ्रू।
इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया पूरा हुआ, वैक्यूल्स हुआ, गोल्गी एप्परेटस हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखने के लिए।